तो जिनका मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि भाई मैं तेरा एग्जाम बुक करने वाला हूँ, मैं तुझे प्रिपरेशन सेट देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, तू जाके दे क्या बस। वही बिल्कुल सर। आपको अगर एमआरआई में कोई 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए सैलरी दे रहा है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। और अपने वादे के मुताबिक 450 सब्सक्राइबर पूरे होने पे मैं वो वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा था, रेडियोलॉजी में कैरियर कैसा रहने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है, सिटी एमआरआई एक्सरे में अपने कैरियर की ग्रोथ कैसे करनी है, फॉरेन में क्या क्या रेडियोलॉजी से रिलेटेड किस तरीके से आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो, कैसे फॉरेन में काम कर सकते हो, गल्फ कंट्रीज में काम कर सकते हो, यूरोप में काम कर सकते हो, इन सब पे डिस्कशन करने वाला इस पूरी वीडियो के अंदर। बस अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त निशान जी, आज हम दोनों मिलकर आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से रेडियोलॉजी में हम लोग अपने कैरियर को ग्रोथ कर सकते हैं। वेलकम निशान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरियर ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले कि किस तरीके से रेडियोलॉजी में हम अपने कैरियर को हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करेंगे निशान भाई से। सर आप बताइए क्या क्या सवाल आपके पास स्टूडेंट्स के रहते हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है सर, मेरे पास भी थोड़े बहुत सवाल रहते हैं क्योंकि मेरे सवाल इस इतनी लंबी वीडियो में वो इतना ज़्यादा है कि सबके मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कितनी बड़ी भी से बना लूँ। तो बेसिक सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर कुछ मैं अपने सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ, तो अब सबसे पहले मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछना चाहूँगा कि हम प्राइवेट में अपने इस जॉब अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें, किस तरीके से इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कैसे हमें अपनी सैलरी को वहाँ पर अपना बोलना चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, सारी चीज़ें बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल निशान सर ने हमसे करा है। और इस पहले सवाल में मुझे कम से कम आप लोगों के 8-10 सवाल के जवाब मिल गए। 8-10 अलग अलग सवाल हैं, उन सभी के जवाब मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहला सवाल था कि प्राइवेट, देखो दो सेक्टर्स होता है हमारे पास, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट का सबको पता है, एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं होती हैं कि हम सारे के सारे जाके गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से अपने फ्यूचर को एक अच्छी हाइट्स पे लेके जाना चाहिए। अगर फ्रेशर के लिए मैं इस सवाल का जवाब देता हूं तो मेरा हमेशा से फ्रेशर के लिए एक सजेशन है कि आप लोग प्लीज शुरू करो, क्योंकि मेरा डेली बहुत सारे फ्रेशर्स से मेरी बात होती है, बहुत सारे फ्रेशर्स के मैं जवाब देता हूं। कई लोग रुके हुए हैं, रुकने का सबसे मेन रीजन है सर मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। शायद मैं उनका इस चीज का जवाब उनको पर्सनली नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू उन सबको, उन फ्रेशर्स को जरूर बताऊंगा कि आप लोग जो सैलरी नहीं मिल रही है उस बेसिस पे आप लोग अपना कैरियर शुरू नहीं कर रहे हो। तो गाइस सबसे पहला जवाब मेरा आप लोगों के लिए यह है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है, आपके पास मैं अपनी जॉब, माना आप किसी हॉस्पिटल के ओनर हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं आपके पास आता हूं एज अ फ्रेशर, तो मैं आपसे सैलरी की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकता हूं? मैं आपको आपका आउटपुट कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं आपको कमा के नहीं देने वाला, मैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे बकायदा सीखने वाला हूं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने वाला हूं। तो फ्रेशर्स के लिए मेरा एक यही मैसेज है। अनदर वे में इस चीज को ना लेके जाए कि भाई हम लोगों ने इतनी ज्यादा फीस दी है, कैसे मैं 8,000 9,000 से शुरू कर लूं। गाइस आप लोग अपनी स्किल्स पे काम करो, पैसा बहुत है मार्केट के अंदर, आप लोग अपनी चीजों पे काम करोगे, स्किल्स पे काम करोगे, नॉलेज पे काम करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, लेकिन आप जो चाहते हो, आप अपनी जो आपका मोटिवेशन है, किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, चीजों को आप शुरू करो, हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करो, प्राइवेट सेंटर को ज्वाइन करो, मार्केट को समझो, ठीक है? ये मेरा सजेशन है फ्रेशर के लिए। अब बात करते हैं जो मिड लेवल पे हैं या फ्रेशर जो लोग शुरू कर चुके हैं। तो गाइज ये नहीं मैं कहूंगा कि आप लोग केवल एमआरआई ही आप लोग सीखो। आप लोग अपना, अगर आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन का मतलब है कि आप तीनों मोडेलिटी पे काम करने के लिए ऑथोराइज्ड हो, तो मेरा मानना है कि आपको तीनों मोडेलिटीज अच्छे से आनी चाहिए। एज अ फ्रेशर आप एक्सरे में काम कर रहे हो, ठीक है, अब अपनी ड्यूटी टाइम एक्सरे में, तो पहले हाँ मतलब फोकस थोड़ा सा, ये मेरा मानना हमेशा रहता है कि आप लोग एज अ फ्रेशर हमेशा ऐसा सेंटर चूज करो जहां पे तीनों मॉडलिटीज अवेलेबल हो। अगर वहां पे एक्सरे, सिटी, एमआरआई तीनों मॉडलिटीज अवेलेबल होती है, ये फ्रेशर्स के लिए भी है, और जो लोग अभी लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है, तो वो लोग भी ऐसे सेटअप्स को ज्वाइन करने का ट्राई करें कि जहां पे तीनों मॉडलिटीज आपको मिलती हैं। आप एक्सरे में काम कर रहे हो,
एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ओवर ड्यूटीज का टाइम निकालो। अगर आपकी 6 घंटे 8 घंटे जितने भी घंटे की ड्यूटी है उसमें से 1-2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकाल के शुरुआत में थोड़ा सा टाइम सिटी स्कैन में देना शुरू करो। सिटी स्कैन में काम करते हो तो सिटी स्कैन से निकल के थोड़ा सा टाइम एमआरआई में देना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि एमआरआई सीखने के लिए आपको सिटी स्कैन सीखना जरूरी है। पहले कहने का मतलब है एक्सरे से निकल के डायरेक्टली आप एमआरआई में जाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जो वे ऑफ इमेजिंग है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है जब आप एक्सरे से सिटी एमआरआई में घुसते हो। जो आपकी इमेजिंग सिटी एमआरआई में रहने वाली है गाइस, वो बॉडी के लिए क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होने वाली है। तो उसको समझने के लिए बेसिक आप सिटी से शुरू कर सकते हो, चाहते हो आप एमआरआई से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन चीजों को हम लोग थोड़ा सा इजी करने के लिए बेसिक फंडा हम लोग को क्या रखना है, अपने जो भी ड्यूटी आवर्स है आपको उसमें जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सिटी एमआरआई में आप जिस भी मॉडलिटी पे काम कर रहे हो अपनी अपग्रेडेड मॉडलिटी में आप जाके टाइम दो। दैट इज द बेस्ट वे यू कैन लर्न, बिल्कुल, है ना, जिससे आप लोग सीख सकते हो। इससे बेस्ट वे आई थिंक कोई नहीं है, यही वो वे है जिससे हमने सीखा, हमारे सीनियर्स ने सीखा। और बहुत सारे टाइम पे क्या लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स की भाई मैं ये एक मेरे साथ का किस्सा भी है जिसमें हमारे हॉस्पिटल की एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी जिसने मेरे किसी जूनियर के लिए मुझसे बात कही थी कि अगर वो चाहता है कि मैं ऑन ड्यूटी टाइम में एक टाइम का पैसा भी ले लूं और सीख भी लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत सही बात थी उनकी भी कि भाई आप एक टाइम का जिस टाइम का आप पैसा ले रहे हो हम आपको सपोर्ट नहीं दे सकते उस टाइम पे कि आप हमारा काम छोड़ के आप हमारे एक्सरे छोड़ के एमआरआई सीखो, सिटी छोड़ के एमआरआई सीखो। अब दैट टाइम आपको हमारा काम करना पड़ेगा जो आप हमारा पैसा ले रहे हो। आप एक्स्ट्रा टाइम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, कि जब भी हम फ्रेशर है ना सर, तो फ्रेशर में आप मनी तो अब अपकमिंग 2 साल के लिए भूल जाओ, पैसा तो भूलना ही पड़ेगा 2 साल के लिए अगर आपको सीखना है। नहीं कर सकते आप उतना, आपको उतना देती है ऑर्गेनाइजेशन के जितना आपका चलता है, पर आपको सीखना है तो उसके लिए थोड़ी ना दे देंगे। एग्जैक्टली कोई नहीं दे सकता। आप उनके इंस्ट्रूमेंट पे जाके हाँ। उनसे ही बहुत ज्यादा डिमांड, हाँ ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बहुत कम पैसा आप लो, हाँ, आप लो, लो। लेकिन आप शुरुआत तो करो। बिल्कुल। आप एक स्टार्टिंग देके आप लोग डर जाते हो और बैक एंड ले लेते हो और उसके बाद बहुत सारे लोग रेडियोलॉजी को खराब बताते हैं। मैं मान सकता हूँ काफी सारे लोगों का क्या है कि वो लोग उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करो, प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान दो। वैसे तो ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, स्किल डेवलपमेंट करो। जो बेसिक अभी ये हमारा फ्रेशर्स के लिए और सिटी एमआरआई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो सवाल था निशान सर का, उस बारे में मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल। और एक और उसमें होता है सर, अगर हम प्राइवेटली करके और अगर हम बाहर जाएं, बाहर के लिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बेसिकली इस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। मैंने क्या किया, अभी कुछ 2-3 वीडियोस आउट ऑफ इंडिया के लिए बनाई। हाँ। तो इसका मतलब उन वीडियोस की रीच बहुत कम गई, व्यूज बहुत कम गए। इसका मतलब जो हमारे रेडियोग्राफर्स हैं वो लोग अवेयर ही नहीं है कि किस तरीके से हमें फॉरेन कंट्री में जाना है, या शायद मैंने कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशंस के नाम ले लिए कि उन्हें उसका समझ ही नहीं आया। ओहो, तो ये इनको पता ही नहीं है DHA, MOH और ये सब। एग्जैक्टली शायद नहीं पता है बहुत सारे लोगों कि हम उन लोगों के पास जो फॉरेन में है, रेडियोग्राफर्स के पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी है। नो डाउट गाइज, मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। खुद मैं HCPC रजिस्ट्रेशन यूके का, यूनाइटेड किंगडम का HCPC रजिस्ट्रेशन करवाए हुए बैठा हुआ हूँ, इंटरव्यूज देते रहता हूँ, नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है, एक्सेप्टेड। थोड़ा सा इमिग्रेशन भी देखो, जिसे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा किस्मत खराब है। पिछले 2-2.5 साल जब से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1.5 साल से इमिग्रेशन थोड़ा सा लो है। गवर्नमेंट चेंज जो हुई थी उसके बाद से थोड़ा सा इमिग्रेशन लो है। हालांकि रेडियोग्राफर्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत हाई कंपटीशन है। डायरेक्टली NHS के अंदर अप्लाई करना, ठीक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस बेसिकली किसी भी आउट ऑफ इंडिया जाके, आपको किसी भी कंट्री में जाके अगर आपको काम करना है, हर कंट्री के अपने प्रोफेशनल लाइसेंस होते हैं। जैसा कि आपने बताया DHA, MOH, ऑस्ट्रेलिया में AHPRA है ना, और आपका ये यूके के लिए HCPC, आपका आयरलैंड के लिए कोरू रजिस्ट्रेशन, न्यूजीलैंड के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस है। सबके प्रोसीजर्स होते हैं। किसी कंट्री के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्जाम फी भरनी पड़ती है, एग्जाम निकालना पड़ता है,
तो कुछ कंट्रीज के लिए केवल आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी फॉरेन जा सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे, हर कंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किन कंट्रियों में हमें एग्जाम देना है, किस पर नहीं देना। बेसिकली मैं रजिस्ट्रेशन करा के बैठा हुआ हूँ, पूरे प्रोसेस को गो थ्रू हूँ। सेल्फ मैंने अपना यूके का रजिस्ट्रेशन कराया, 6 से 7 महीने मुझे लग गए थे। बेसिक हर स्टेप मैंने खुद से फॉलो करा है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के लिए इस पर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक अपने आप में है। जी सर, अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट में कैसे जो गाइस अगर देखो, सबसे बढ़िया चीज तो जो मैं अभी बता दूं आपको, एम्स सीआरई के अभी एग्जाम होने वाला है इस मंथ, और अब तो शायद उसकी डेट क्लोज हो गई है। आज शायद 3 तारीख हो गई, आई थिंक आज उसकी लास्ट डेट थी या कल उसकी लास्ट डेट थी। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए देखो बुक्स वगैरह कुछ एक अच्छा खासा टॉपिक है। और देखो टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, मैं बहुत कम, मतलब मैंने आज तक गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ मैं थोड़ा सा गया ही नहीं, क्योंकि मेरे अपने टारगेट सेट हैं, अलग हैं। मैं फॉरेन के लिए अप्लाई करता हूँ, वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में अब मेरे ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है, मेरे सीनियर्स का प्रेशर है। वीडियो में तो नाम अभी क्या लूँ मैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को वीडियो में मिलाऊंगा जिनका मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि भाई मैं तेरा एग्जाम बुक करने वाला हूँ, मैं तुझे प्रिपरेशन सेट देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, तू जाके दे क्या बस वही एग्जैक्टली। अभी क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करी, और जब से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब वो लगे तब से उन्होंने ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर सर, मैं भी यही कहूंगा आपसे कि आप प्लीज आप जाओ। एक्चुअली देखो, जिस चीज के प्रिपरेशन मेरी नहीं है अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरी प्रिपरेशन डिफरेंट काइंड की है। जी, हर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग होती है, एग्जाम की प्रिपरेशन अलग होती है। तो गवर्नमेंट जॉब पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं ज्यादा मेहनत करके आऊंगा। अभी उस पर ज्यादा डिस्कशन करना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि पहले मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी ज्यादा जरूरी है। जब तक मेरे पास उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रटाया एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता। क्योंकि ये जो भी मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, पिछले मेरे 6-7 साल वर्किंग एक्सपीरियंस, उससे पहले 2-3 साल मेरे पास कॉलेज लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। टोटली मुझे रेडियोलॉजी में काम करते करते, चाहे मैं ग्रेजुएशन प्लस ये टाइम ला लूं, लगभग 10 साल हो चुके हैं, होने को है 10 साल हो जाएंगे। 2016 से मतलब 9 साल लगभग पूरे होने वाले हैं मुझे, जो एजुकेशन से अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ गाइस, बाहर का नहीं। आपके साथ का भी देखो सेम एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप और मैं लगभग बराबर एक्सपीरियंस है। बस ये है कि मैं चीजों को अपने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा है तो आप भी बताओ कि जहाँ पे स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स में आप कोई सजेशन देना चाहोगे। स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट्स के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? व्हाटएवर यू वांट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो अगर हम रेडियोथेरेपी में जाए, अगर अपनी उससे जाए, अपने में तो हम एक्सप्लोर करेंगे ही, एक्सरे, सीटी, एमआर, उसके ऊपर आता है उनको डिपार्टमेंट में आपकी आती हैं चीजें, तो उसमें हमें गामा चलानी है ना। फिर उसके ऊपर से भी गामा नाइफ में आते हैं, फिर कोबाल्ट 60 में जाते हैं। बहुत सारी मोडेलिटीज हैं। हमारी लाइन इतनी वास्ट है रेडियोथेरेपी में, बहुत ज्यादा। चाहिए तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए। और उसके ऊपर से एक और चीज आती है, अगर कोई भी अवेयर है उस चीज के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ में आप उसके साथ में आप जा सकते हैं, तुम्हारा ये भामर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए एग्जैक्टली। बट वो एमएससी के साथ में है आपका, उससे पहले नहीं जा सकते। बेसिकली हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वो एक ग्रेजुएशन लेवल पे चीजें डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप जो नॉलेज दे रहे हो वो बेस्ट है। जी। मैं जो चीजें बता रहा हूँ कि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जो मैंने बताया उसके लिए जाएंगे। जो न्यूक्लियर के लिए बताया सर ने, उसके लिए आपको एमएससी करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं कि नहीं आपने तो ऐसा बताया था, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत हार्ड और बहुत अच्छी चीज है, जिसके लिए आपको मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर बहुत अच्छा एक स्कोप है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है ना। और दूसरी चीज भाई, बहुत लोग मुझसे मेरी सैलरी पूछते हैं। भाई वो तो मुझे भी पूरी नहीं हो रही, आप लोगों को बता क्या करूं, मैं तो बांटने तो वाला हूं नहीं, क्योंकि वो मुझे ही हमेशा कम पड़ जाती है। तो देखो सैलरी के लिए अगर मैं बात करूं, आपको सैलरी कोई कब देगा, सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होनी चाहिए। आपको सैलरी तब देगा कोई जब आप उसके लिए एक एज अ स्किल्ड वर्कर आप काम कर रहे हैं। आपको अगर एमआरआई में कोई 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए सैलरी दे रहा है गाइस, वो उस दिन देगा जिस दिन वो आपसे दिन में 50,000, दिन में 60,000 रुपए का काम करवाएगा।
आपको मंथली पे 50-60 हजार रुपए हो रहा है, 70,000 रुपए हो रहा है, और वो दिन में लेकिन आपसे जो काम लिया जाएगा वो एक दिन में लिया जाएगा। तो बिल्कुल। अब अगर आपको 70,000 80,000 इन वन डे डिलीवर करना है, तो आप सोच सकते हो आपको कितना स्किल्ड होना Skilled पड़ेगा, होना पड़ेगा। आपकी नॉलेज कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी थ्योरी कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो केवल प्रैक्टिकल के बेसिस पे काम नहीं चलने वाला है, आप लोगों की थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, एमआरआई कर रहे हो उसकी फिजिक्स पता होनी चाहिए। बिल्कुल। हालांकि खुद मुझे ये चीजें बहुत लेट समझ आई थी, लेकिन आप लोगों को लेट ना हो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप एमआरआई कर रहे हो, आपको फिजिक्स भी पता होनी बहुत जरूरी है, आपको पैथोलॉजी भी पता होनी जरूरी है, आपको हर सीक्वेंस के पीछे की मीनिंग भी होनी बहुत ज्यादा पता जरूरी है। बहुत सारे लोग एमआरआई कर रहे हैं, शायद उन्हें पता ही ना हो टीआर क्या है, टी क्या है, उसमें भी एफओबी क्या है, फेस आप रेजोल्यूशन क्या है, बेस रेजोल्यूशन क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं। टीएससी का क्या मतलब है ना, फ्लेयर की फुल फॉर्म क्या है, हमें कब डिफ्यूजन चलाना है। तो और बेसिकली सबसे ज्यादा भाई देखो टफ होता है उन लोगों को जवाब देना जिनके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एमआरआई की होती है। हाँ। आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हर एक सीक्वेंस का अपना अलग काम होता है। आप किस प्रोस्पेक्टिव से उस सवाल को मुझसे कर रहे हो वो बहुत मेरे लिए मायने रखता है। उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, आपको उस पेशेंट में देखना क्या है। तो ये सारी चीजों के बाद ही हम लोग, हाँ तो हालांकि अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि आप लोग अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सीनियर्स के साथ काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिपार्टमेंट में दो। बात आती है कॉलेज चूज करने की। कॉलेज चूज करते हुए जरूर ध्यान रखो भाई, आपके पास जो हॉस्पिटल हो उसमें सारी मॉडलिटीज कम से कम अवेलेबल हो। बहुत बड़ा लूप फॉल बहुत स्टूडेंट्स के साथ है, कॉलेज वो लोग चूज कर लेते हैं, सिटी एमआरआई एक्सरे नहीं उसके हॉस्पिटल में होता है, अब उन्हें इंटर्नशिप कहीं बाहर से करनी होती है, पूरे 3 साल वो लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को अच्छे से विजिट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा लूप फॉल है, और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो कोई स्कोप ही नहीं है, खराब है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप हॉस्पिटल या कॉलेज चूज करते हुए जरूर देखो कि उस कॉलेज की जो रिव्यूज हैं उसका जो क्या है वो किस तरीके से, आप लोग बिल्कुल इस चीज को बहुत अच्छे से देखो। इंटर्नशिप होनी चाहिए, एग्जैक्टली। इंटर्नशिप ऐसी जगह से करो वर्कलोड बहुत हैवी हो। बिल्कुल हाँ। जितना हैवी वर्कलोड होगा, जितना आप घिसोगे, जितना आपको काम होगा, उतना ही ज्यादा आप अच्छा सीखोगे गाइस, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों के अभी भी कुछ सवाल रह जाते हैं, फ्रेशर्स के, स्टूडेंट्स के, मिड सीनियर के, जो भी है, कुछ भी सवाल रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना, मैं कमेंट के थ्रू रिप्लाई करूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूंगा। और एक्सरे, सिटी, एमआरआई तीनों की फिजिक्स पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए सॉरी है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ही इजी वे में आप सभी के लिए ये वीडियोस लेके आने वाला हूँ, कोर्सेज लेके आने वाला हूँ, प्लेलिस्ट लेके आना हूँ, बिल्कुल फ्री। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। वेलकम सर।